नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसी प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है, रीट 2021 की परीक्षा 25 अप्रैल 2021 को होने वाली है। इसी संबंध में मुझे प्रतिदिन बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कि सर, जिस तरह से आपने सीटेट 2021 की परीक्षा के लिए 10 से 15 दिन का क्रैश कोर्स करवाया था, इसी तरह से आप रीट 2021 की परीक्षा के लिए कोई क्रैश कोर्स लेकर आइए। और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि सर पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, अब तो हमारे पास में समय ही नहीं बचा है। तो हम इन दोनों बातों के ऊपर बात करेंगे। पहला तो ये कि रीट 2021 का क्रैश कोर्स क्या रहने वाला है, किस तरह का रहने वाला है। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे रीट 2021 के क्रैश कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो क्रैश कोर्स रहेगा। वीडियोज़ आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो इस नंबर पर अपना नाम लिख के भेजना है, नाम और साथ में लिख के भेजना है रीट 2021, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब अगली बात पर चलते हैं। दूसरी बात जो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वो ये कि जो बच्चे डरे हुए हैं, क्या उनका डरना जायज़ है, ठीक है। कि अभी तो हमारे पास में पर्याप्त समय ही नहीं है। पहले ये देख लेते हैं समय बचा कितना आखिर। आज हमारा 8 फरवरी हो गया है। अगर मैं फरवरी की बात करूँ तो 20 दिन है। अगर मैं मार्च की बात करता हूँ 31 दिन है। अप्रैल की बात करता हूँ तो 24 दिन है आपके पास में। टोटल देखा जाए तो 75 दिन आपके पास में बचे हुए हैं। क्या ये रीट 2021 की परीक्षा के लिए, रीट जैसी परीक्षा के लिए ये पर्याप्त है या नहीं है? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल पर्याप्त है। इनफैक्ट मोर देन एनफ है, ये पर्याप्त से भी ज़्यादा है, ठीक है। आपका मैक्सिमम 50 से 40 दिन के अंदर आपकी तैयारी हो सकती है रीट की, ठीक है। चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे आगे थोड़ा सा, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये रीट अब की बार इतना बड़ा पेपर बना क्यों है। देखिए, आपको पता ही होगा कि रीट होने के बाद में आपकी राजस्थान के अंदर वैकेंसी आने वाली है, जो बम्पर वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर हमारे 2 तरह के स्टूडेंट भरे हुए हैं अब की बार, राजस्थान और आउटसाइड। अब की बार रीट के अंदर भी बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो कंपटीशन आपका रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अब कितनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, किस लेवल पे आप है, उस बात को जानेंगे कि आपको कितनी तैयारी चाहिएगी इसके लिए, ठीक है। कि जो 75 दिन आपके लिए सफिशिएंट होंगे या नहीं होंगे। अब देखो, किसी बच्चे के लिए 30 दिन भी सफिशिएंट होंगे, किसी के लिए 15 दिन भी सफिशिएंट होंगे और किसी के लिए 75 दिन सफिशिएंट रहेंगे। तो ये बंटवारा कैसे होगा आखिर, तो बात करते हैं इसके बारे में। पहली बात तो यही बंटवारा आ गया है राजस्थान और आउटसाइड का। मान लो कोई राजस्थान का बच्चा कैटेगरी से है तो उसकी कट ऑफ सबको पता है कम जाती है, तो इस वजह से उसको कम तैयारी भी अगर होगी थोड़ी सी तो उसको एक एज मिलेगा, ठीक है। हाँ, बच्चे ये मत समझ लेना कि भैया मैं कैटेगरी वाले बच्चे को किसी बच्चे को कोई हतोत्साहित कर रहा हूँ या कुछ इस तरह का है। मैं इस तरह का टीचर नहीं हूँ, मैं बस एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ कट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर वो बच्चा लास्ट के टाइम पे भी थोड़ी तैयारी करेगा तो उस बच्चे को फ़ायदा मिल सकता है उसमें भी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे आउटसाइड से सारे बच्चे जनरल में काउंट होते हैं और इनके लिए कम से कम 120 नंबर लाने जरूरी हैं, 120 प्लस लाने जरूरी हैं। ये बात ध्यान रख लेना जो बच्चे आउटसाइड से, क्योंकि अब की बारी जो ये बढ़ा है इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो यूपी, हरियाणा और दिल्ली के बच्चों का बहुत ज़्यादा है और एमपी के बच्चे भी उसके अंदर उतने ही हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान समझ लेना कि आपको 120 नंबर की आपकी तैयारी जरूर होनी चाहिए। अब इनमें से आपके बच्चे कौन कौन से होंगे, देखो इसमें से भी अगर मैं बताऊं तो 3 तरह के बच्चे होंगे। 3 तरह के कौन से बच्चे होंगे? एक तरह का तो बच्चा वो जिसने आज तक एग्जाम दिया ही नहीं है, ठीक है। जिसने आज तक एग्जाम दिया ही नहीं है, पहली बार में दे रहा है, तो उसका हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है अगर वो सही तरह से अपनी स्ट्रेटेजी तैयारी करेगा तो। दूसरे बच्चे वो होते हैं जिन्होंने पिछली बार दिया था वो 5, 7, 10 नंबर से रह गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है, बस उनकी थोड़ी सी मेहनत में या स्ट्रेटेजी बनाने में कुछ दिक्कत हुई थी, इसकी वजह से वो रह गए थे, और ये थोड़ी सी आप किस्मत भी कह सकते हैं। तीसरी बच्चे वो जो आपका 20 से 30 नंबर से रहे थे, जिन्होंने पिछली बार तैयारी करके नहीं दिया था, बस उन्हें ये पता है कि पेपर किस तरह का आता है और उन्होंने एक एक्सपीरियंस ले रखा है कि किस तरह से हम पेपर के अंदर अपनी चीज़ों को संभाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे रहने वाले हैं। इसी तरह से राजस्थान के रेजिडेंट हैं बच्चे, वो भी इन्हीं 3 कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं मेहनत की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि जिन्होंने आज तक कभी नहीं दिया होगा, यहाँ मेहनत की बात
करनी पड़ेंगी, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। ये जो सेकंड स्टेज है ना, जिसके अंदर बहुत पिछली बार 5-7 नंबर से रहे थे, ये तो अगर लास्ट के 10 दिन में भी बस अपना रिवीजन करेंगे, अलग अलग 10-15 जगह से मत पढ़ो भैया, एक ही जगह से पढ़ो, लेकिन रिवीजन बार बार करते रहो। रिवीजन ही हमारा किसी भी एग्ज़ाम के अंदर दिलाता है, इसीलिए मैं बहुत सेलेक्टिव स्टडी करवाता हूँ और उसी को कहता हूँ बार बार करते रहो, ठीक है। तो यही हमारा क्रैश कोर्स में रहने वाला है। दूसरा, कुछ बच्चे हैं जो 20-30 नंबर से रह गए थे पिछली बार, तो भैया आपको भी थोड़ा सा, आपको कोई सा आपका 1 या 2 सब्जेक्ट आपके कमज़ोर होंगे, वो आपको उनके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये तो मैंने मोटा मोटी बातें बता दी आपको। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि आखिर हमारा क्रैश कोर्स कैसे रहने वाला है। तो देखिए, अगर मैं चाइल्ड पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास की बात करता हूं, तो 10 घंटे का क्रैश कोर्स रहने वाला है। 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको है ही नहीं, और इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि आपके 27 से 28 नंबर कम से कम आपके चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल विकास में 100% आएंगे। मैं 27 से 28 नंबर की गारंटी बिल्कुल ले रहा हूँ, और यहीं से पेपर बनेगा, इसी तरह से पेपर बनेगा, समझ रहे हो। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सिलेबस आखिर है क्या। सिलेबस आपने देख ही लिया होगा, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो ये मैंने अपने TCF प्रतीक मलिक टेलीग्राम पे चैनल है, प्रतीक, ठीक है, मलिक, ये आपको सर्च करना है, आपको मिल जाएगा। आपको फिर वहाँ पे ये सिलेबस में मिल जाएगा। इसमें देखिए, पहली बात करते हैं बाल विकास की। बाल विकास के अंदर 2-3 तरह के टॉपिक आते हैं। पहली बात तो बाल विकास के जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, विशेषताएं वगैरह और सिद्धांत वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती है। दूसरे आपके कुछ थ्योरी होती हैं। थ्योरी कौन सी, जैसे पियाजे की बाल विकास की थ्योरी है, ठीक है, कोहलबर्ग की है, आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी है, तो ये भी इसी के अंदर आएंगी, जो विभिन्न आयामों से रिलेटेड हैं, ठीक है, कि हमारा कोग्निटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड है या संज्ञानात्मक वाले से, या कोई भी इसी तरह का रहेगा। दूसरा आपका डिबेट होती है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर इसी तरह का सिलेबस तो सीटेट के अंदर भी था, तो आखिर हम इसकी तैयारी अलग से क्यों करें। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, सीटेट या कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसा नहीं होता कि आपने एक एग्ज़ाम पढ़ लिया और दूसरे एग्ज़ाम के लिए आपकी अपने आप तैयारी हो गई। होगा क्या कि अगर मान लो आपकी रीट की तैयारी हुई भी ना, आपने तैयारी नहीं की है, नहीं और हो गई, तो 90 से 100 नंबर तक आएंगे आपके, और जब 90 से 100 नंबर आएंगे तो ये सफिशिएंट नहीं होगा आपका सिलेक्शन के लिए, ये बात समझ लेना। क्योंकि ये सेम उसी तरह की बात होती है कि मान लो कोई 2 किताबें आपने पढ़ी, ठीक है, 2 किताबों में क्या 100 की 100% चीज़ें समान होती हैं क्या? कभी भी नहीं होती। इसी तरह से कोई भी 2 एग्ज़ाम बिल्कुल समान कभी हो ही नहीं सकते, और ना कभी होते हैं। सब्जेक्ट सेम होने से का मतलब ये नहीं होता समान हो सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि 15 नंबर ऐसा जरूर आएगा कि आपने जो KVS के अंदर पढ़ा या आपने जो सीटेट के अंदर पढ़ा, वही एग्ज़ाम में आपका रीट के अंदर भी वही चल जाएगा। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो रीट के लिए होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस टॉपिक की, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व, तो ये सीटेट के अंदर था ही नहीं टॉपिक, समझ रहे हो, ये टॉपिक था ही नहीं। तो और इसको जो रीट है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे आता है, हर साल इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो भैया ये खराब हो जाएंगे आपके। तो इस बात को हमेशा समझ तैयार करके चलना कि आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक स्टडी करनी है, आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ पढ़ रहा हूँ हर चीज़ के लिए हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। समझ में आ गया? हाँ, ये मानता हूँ कि आपके बेसिक क्लियर जरूर हो जाएंगे। मान लो आप किसी एक एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे हो तो उससे उसके आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं, उसमें आपका 150 में से आप 90 से 100 के बीच में नंबर ले आ सकते हो। लेकिन ये कभी भी एनफ नहीं होता सिलेक्शन के लिए, इस बात का ध्यान रखना। और भी चीज़ें मैं बताऊँगा आगे। तो भाई ये वंशानुक्रम और वातावरण वाली चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैं बता रहा था सीटेट से रिलेटेड, बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर सीटेट में भी तो इसी तरह का था। देखिए, सीटेट हमारा था नॉलेज बेस्ड, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अगर मैं कहूँ, और ये हमारा रहेगा फैक्ट बेस्ड। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी रीड के अंदर कि बताओ ये थ्योरी किसने दी, ये किसने कहा, या ये इसके अंदर कौन सी स्टेज होती है। सीटेट के अंदर टैग वर्ड थे, टैग वर्ड से आपके आंसर हो जा रहे थे, समझ रहे हो, जबकि टैग वर्ड का काम रीड के अंदर नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। फिर ये इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया है, एक सेकंड, ये इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया है जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाता है, अधिगम की कठिनताएं, और इनसे रिलेटेड हम कर लेंगे, ठीक है।
अगर मैं लेके चल रहा हूँ ना तो दो घंटे का टाइम लगेगा इसके अंदर, 2 घंटे का यहाँ लगेगा, 2 घंटे का यहाँ लगेगा। इसी तरह से फिर आपका होता है लर्निंग पार्ट, लर्निंग की थ्योरी। अब देखो सीटेट के अंदर ये थ्योरीज नहीं थी, जैसे आपका क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया। क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सा, जो आपकी थॉर्नडाइक वगैरह की थ्योरी है, या फिर आपकी पेवलोव की थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी पेवलोव की थ्योरी है, या फिर आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो ये थ्योरीज आपकी है ना, उसके अंदर हमने नहीं की थी सीटेट के अंदर, लेकिन इसके अंदर हमें करनी पड़ेगी और इसको डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, और ये टॉपिक में भी दे रखा है अलग से। क्योंकि सीटेट का अगर उठा के देखोगे ना, सिलेबस सेम नहीं था। इसी तरह से आपका एनसीएफ है। देखो इवेल्युएशन है, असेसमेंट है। असेसमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर आपका भाई एक्शन रिसर्च आ गई है, क्रियात्मक अनुसंधान आ गया है। फिर आपका आ जाता है आरटी के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो सीटेट में हमने नहीं पढ़ा था आरटी को सही तरह से, लेकिन यहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैक्सिमम मैं इसको टाइम देता भी हूँ तो 10 घंटे के अंदर ये कोर्स पूरा करवा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। हाँ, कोर्स कैसे करवाऊंगा, जो हमारा क्रैश कोर्स होता है पढ़ाने के लिए करवाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई 10 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या इस तरह का कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत एक छोटा सा लेवल पे होता है। ठीक है, जब टाइम बचेगा वो भी करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हिंदी। देखिए, अब अगर पेपर आपने देखा होगा तो होता क्या है कि 15 नंबर की लगभग हिंदी में पेडागोजी आती है और 15 नंबर का कंटेंट आता है। अगर कंटेंट के अंदर भी बात करूं तो 10 नंबर का पैसेज आता है आपका, और 5 नंबर का आपका व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 5 घंटे चाहिए कंटेंट तैयार करने के लिए। ठीक है, और पेडागोजी जो आपका शिक्षण विधियाँ आप कह सकते हैं, उसके लिए मैं 3 घंटे का कोर्स चलाऊंगा, वो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे कुछ बाहर आएगा ही नहीं। फिर आपका है इंग्लिश के लिए, जिन्होंने इंग्लिश लिया है 5 घंटे का कोर्स होगा। इसके अंदर भी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो सारी डिस्कस कर लूँगा, और सारी इंग्लिश पेडागोजी डिस्कस हो जाएगी। और 5 घंटे का कोर्स ये आपका यहाँ से भी हो सकता है कि आपका कोई भी जो ग्रामर है, ग्रामर यहाँ से हो जाएगी। इसी तरह से आपका पैसेज आते हैं, 10 नंबर के पैसेज आते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखो, अब आपको केवीएस कहाँ हेल्प करेगा वो भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं है नहीं करेगा, लेकिन कहाँ करेगा वो देखते हैं। देखिए, केवीएस हेल्प करेगा यहाँ, जब मैं बात कर रहा हूँ 5 नंबर की ग्रामर आएगी आपके लिए, तो ग्रामर जो 5 नंबर की आएगी वो केवीएस आपकी वहाँ हेल्प कर देगा। लेकिन समझ पा रहे हो कितनी हेल्प करेगा, केवल 5 नंबर की करेगा, क्योंकि बाकी 10 नंबर का तो आपको पैसेज आता है। और तो मैंने भी कुछ वीडियो बनाई है ग्रामर के ऊपर, तो वो वीडियो मैं दोबारा बनाऊंगा नहीं। ठीक है, या तो आप कोई किसी बुक से पढ़ लेना और वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो उनके लिंक मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका इंग्लिश के अंदर भी यही चीज़ रहने वाली है। बहुत स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं इंग्लिश के अंदर, वो चीज़ें भी मैं 5 घंटे के अंदर करवा दूंगा। अब बात करते हैं ईवीएस की। देखिए, ईवीएस का आपका जो मेथडोलॉजी से है, अगर मैं बताऊं तो लगभग 10 नंबर का आता है आपका शिक्षण विधियों से। ईवीएस अगर बात करते हैं, देखो यहाँ तो 15-15 नंबर की आ जाती है, लेकिन यहाँ ईवीएस, और अगर मैं गणित की बात करता हूँ, मैथ की बात करता हूँ, तो यहाँ अराउंड 10 नंबर के आसपास की आती है। तो ये इसके लिए मैं 3 घंटे का क्रैश कोर्स करवाऊंगा, जिसमें से आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं ईवीएस का जो कंटेंट वाला पार्ट है, कि सर जो बाकी 20 नंबर की आएगी उसका क्या करें हम। देखिए, 20 नंबर की आपकी जो ईवीएस आती है वो आपकी अलग आती है, वो आपकी थोड़ी थोड़ी आएगी, जैसी एस्टेट के अंदर आई थी। एस्टेट के अंदर जो ईवीएस आई थी उस तरह की ईवीएस आने वाली है, सीटेट वाली नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रख लेना। दूसरी बात ये होती है 5 नंबर, अब की बार 5, तो वो 10 घंटे का मैं शायद कोर्स बना दूं, या मैं आपको कुछ चीज़ें दे दूं जहाँ से आप वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये जो टोटल टाइम है ना, ये 10 घंटे और ये 5 घंटे, या ये आप कहेंगे, इसके अंदर मैंने सेल्फ स्टडी भी जोड़ा है। जरूरी नहीं है कि मैं 5 घंटे आपको पढ़ाऊँ ही, उसके अंदर हो सकता है मैं 1 घंटे पढ़ाऊँ और 4 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी का मटेरियल दे दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सेल्फ स्टडी से बच्चे ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, हाँ, गाइड करना है, हमें एज ए फैसिलिटेटर काम करना है, लेकिन बच्चों को जितना ज़्यादा वो खुद भी पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह से आपका 5 घंटे का कोर्स रहेगा, जो राजस्थान जीके से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि अब की बार मुझे ऐसा लगता है कि 15 नंबर की आपकी ईवीएस आएगी और 5 नंबर के आपके पास राजस्थान स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ये हर बार आते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पिछली बार भी आए थे अगर आप देखेंगे। ठीक है,
फिर आपका चलता है मैथ। मैथ के अंदर मैं बताता हूँ 20 घंटे का कोर्स रहेगा। 20 घंटे के कोर्स के अंदर अगर आप मैथ का लेवल देखना चाहते हैं, जो सीटेट पेपर 2 का मैथ का लेवल है, सेम वही लेवल आपका रीट लेवल 1 का आने वाला है। तो अगर आपको करना है, अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब देखो यहाँ भी एक चीज़ बताता हूँ मैं, जो मैं बार बार कह रहा था कि कुछ बच्चों के लिए तो ये 50 दिन भी ज़्यादा रहेंगे और कुछ बच्चों के लिए 75 दिन, ठीक है, या कुछ बच्चों के लिए 30 दिन भी ज़्यादा रहेंगे। तो उनके लिए क्या होगा, वो कहाँ उनका फ़र्क करेगा। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से है, उसका मैथ अच्छा है, उसकी ईवीएस अच्छी है, ईवीएस में भी अगर साइंस के पोर्शन देखेंगे तो वो आता है, तो वो यहाँ से कम कर लेगा। जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, मान लो मैं आज के डेट में ये देता, तो मेरे को ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैथ की मुझे 20 घंटे का कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले से मेरा मैथ अच्छा है। तो ये मेरा अपने आप ही ठीक हो गया है। और यहाँ मेरा ये अगर मान लो मेरा साइंस अच्छी है तो मेरे 10 घंटे यहाँ बच जाएंगे, ठीक है, यहाँ मैं 2-3 घंटे लगाऊंगा। तो इस तरह से बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैं वैसे बताता हूँ आपको, तो आपको किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी। भैया 27 से 28 नंबर कम से कम आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर चाहिए, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग आएगा और यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, मान लो ये आपकी आती है हिंदी, आपकी आती है 15 नंबर की आती है, तो कम से कम 12 से 13 नंबर यहाँ ले लेना, ठीक है। और 13 नंबर ही मैं इंग्लिश के अंदर कहूँगा। ईवीएस के अंदर मैं कहूँगा 8 नंबर आपके या 8 नंबर आपके यहाँ आ जाए तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ हिंदी में, तो 15 नंबर का आपका, जिसमें 10 नंबर के पैसेज होंगे और 5 नंबर की ग्रामर होगी, तो 12 से 13 नंबर यहाँ भी आप ले लेना। इंग्लिश के अंदर 12 से 13 नंबर ले लेना। इसी तरह से ईवीएस के अंदर आपका जो 20 नंबर होगा, तो 18 नंबर 17 नंबर आपको यहाँ चाहिए होंगे। ये आउटसाइडर के लिए बात बता रहा हूँ मैं। और यहाँ भी आपके 15 नंबर के आसपास आपको चाहिए होंगे। तो ये मिनिमम आपको रख के चलना है। अब इनको अगर मैं एक बार जोड़ लेता हूँ, तो भैया 27, मान लो मैं यहाँ चलता हूँ, मान लो 27 आ गए आपके, ठीक है। 27 प्लस मैं 13 यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 26, तो 27 प्लस 26 53, 53 प्लस 16 आपके हो जाते हैं 69, ठीक है, 69। और अगर मैं मान लो यहाँ लेके चल रहा हूँ 12 ठीक है, 12 नंबर आपके यहाँ आ जाते हैं, तो आपके 24 ये हो जाते हैं। फिर 69 और 24 93 नंबर आपके यहाँ हो गए हैं, 93। और 93 प्लस 18 प्लस 15, ठीक है, 18 और 15 आपके 33 होते हैं। 33 और 93 की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आपका 126 बन जाता है। अब समझो एक चीज़, एक दो नंबर आपका नीचे हो सकता है, जो मैंने बताया है। मान लो आपका कोई बच्चा इंग्लिश में कमज़ोर है, तो वो कह देगा सर मेरे को इंग्लिश नहीं आएगी, या किसी ने संस्कृत ले रखी है तो वो कह देगा कि मेरे यहाँ 1-2 कट जाएंगे। किसी का मैथ कमज़ोर है तो वो यहाँ यही कह देगा कि सर मेरे को 15 यहाँ नहीं लिए जाएंगे, यहाँ मैं 10 ले लूँगी या ले लूँगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 120 का स्कोर आपको इस तरह से करना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेटेजी मेरी है भाई, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये आपकी अगर देखा जाए, मैं अगर इस चीज़ को बताऊं तो ये स्ट्रेटेजी कितनी रहेगी, देखो ये चीज़ तो आप एक महीने के अंदर मैं शायद करवा ही दूंगा, 1 महीने से पहले ही करवा दूंगा ये चीज़ तो मैं, ठीक है। अगर 10 घंटे प्लस 3 13 और ये 19 हो गए, 19 और 24 घंटे, 24 घंटे आपको पेडागोजी को आपको देने पड़ेंगे। आपको कोई 50 घंटे 100 घंटे देने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर मैं गारंटी ले रहा हूँ इतने नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ को। जिन्होंने सीटेट की तैयारी की है उनको पता है कि सेलेक्टिव स्टडी करते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका ये भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपना नाम और साथ में लिख के भेज देंगे रीट प्रिपरेशन, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, और कमेंट में ज़रूर बताना भाई। धन्यवाद।